अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हमारा चैप्टर 46 का नेक्स्ट पार्ट है। ट्रांसमीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं, फिर आगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आते हैं और आके वहाँ पे अपना एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म करवाते हैं, फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप्स के हैं, एक हमारे पास स्मॉलर है, दूसरे लार्जर है। अब जो स्मॉलर है ना वो फास्ट एक्टिंग है और जो लार्जर है वो स्लो एक्टिंग है। अब इनका डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो हमने सबसे पहला डिफरेंस तो यही देख लिया कि जो स्मॉलर है वो फास्ट एक्टिंग है और जो लार्जर है वो स्लो एक्टिंग है। सिंथेसिस, इनकी सिंथेसिस कौन सी होती है ना, विद इन द साइटोप्लाज्म है, इनकी सिंथेसिस विद इन द राइबोसोम्स है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन। राइबोसोम्स में हमारे पास प्रोटीन होते हैं उसके इंटेग्रल पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें ना तो ये देखें हमारे पास था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमारे पास एक वेसिकल था जिसके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वहाँ से हमारे पास ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन करते हैं और वो अंदर आके वेसिकल को इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करवाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं एक्साइटेटरी, दूसरे हमारे पास होते हैं इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी जो हमारे पास होता है ना वो हमारे पास ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट इज़ द वन हु इज़ प्योरली एक्साइटेटरी। और इनहिबिटरी हमारे पास डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, गैबा, ये हमारे पास है इनहिबिटरी। अब जो हमारे पास दोनों होते हैं ना वो एसिटाइलकोलिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, हमारे पास एक्साइटेटरी इनहिबिटरी बोथ हैं। ठीक है, ये तो हमने प्रोसेस देख लिया कि हमारे पास सिंथेसिस विद इन द साइटोप्लाज्म कैसे होता है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और फास्ट एक्टिंग होते हैं। जो हमारे पास लार्जर है ना और सिंथेसाइज होते हैं विद इन द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स पड़े होते हैं, उनके इंटेग्रल पार्ट पे हमारे पास सिंथेसाइज करते हैं, फिर जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और उधर से आगे हमारे पास जाते हैं गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी बॉडीज़ में जब हमारे पास जाएंगे वहाँ पर इनकी पैकेजिंग होती है तो वेसिकल्स वगैरह बनते हैं। अब ये गोल्जी अपरेटस में जाके गोल्जी बॉडीज़ में इनके 2 काम होते हैं, या तो स्प्लिट होकर न्यूरोपेप्टाइड्स बना देते हैं या तो हमारे पास स्टोर हो जाते हैं एज अ वेसिकल। अब ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स है ना हमारे पास फिर आगे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टोर होकर वेसिकल जो से है ना हमारे पास, ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये आगे एक्सॉन टर्मिनल पे चले जाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल पे चलेगी उधर आगे अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। अब अगर इनके बाकी फंक्शंस वगैरह देखना है, इनके जो वेसिकल थी, ये जो हमारे पास वेसिकल रिलीज़ हुई और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, ये वेसिकल जो है हमारे पास दोबारा से रीयूज़ हो सकती है, रिसाइकल हो सकती है, तो हम इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसका ये जो वेसिकल है ना ये दोबारा से रिसाइकल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे पास जो होते हैं ना वेसिकल्स वगैरह या न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं। ये लेस पोटेंट होते हैं, बेशक हमारे पास जो होते हैं ना फास्ट मॉलिक्यूल्स हैं पर ये लेस पोटेंट होते हैं। ये बेशक हमारे पास स्लो मॉलिक्यूल्स हैं पर ये ज़्यादा पोटेंट है हमारे पास। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास वैसे देख लिया कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो हमारे पास स्टोर नहीं होता, बस जल्दी जल्दी सिंथेसाइज होकर अपना जल्दी जल्दी काम करता है। जैसे हमारे पास ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है या पोस्ट सिनेप्टिक है। वैसे तो जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे हम लोग कोई देख लें गैबा बेशक है, वो गैबा भी हमारे पास इनहिबिटरी होता है। हाँ सच मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे हमारे पास वेसिकल्स की फॉर्म है ना, तो फिर वेसिकल्स नीचे आके ऐसे ये मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आके रिलीज होती है। बट जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना ये हमारे पास वेसिकल्स वगैरह में स्टोर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, बस ये जल्दी से हमारे पास उसी टाइम पे सिंथेसाइज हुआ, इस तरह सिंथेसाइज हुआ, फॉरन ये रिलीज और डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास ये आगे मूव कर जाते हैं, इसमें आ जाता है और फिर आगे आकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये भी एक्साइटेबिलिटी में होता है कि मतलब अगर एक्साइटेटरी हम लोग देखें ना तो उसमें हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड भी आएगा। और ये जो है ना इसका फंक्शन जो हमारे पास होता है प्रोलॉन्ग फंक्शन होता है। बेशक ये लार्जर है, स्लो मॉलिक्यूल्स है, पर इनका फंक्शन जो है ना ये प्रोलॉन्ग एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स उनसे होते हैं, बेशक इनहिबिटरी हो बेशक एक्साइटेटरी हो, उनको या तो इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, या तो जीन की एक्टिवेशन करवाते हैं या तो डीएक्टिवेशन करवाते हैं, फंक्शंस वगैरह में आता है। ये गाइटन में बहुत एक्सटेंड करके लिखा हुआ है, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं पर उनमें सारी बात यही लिखी हुई है, यही करने वाली है। उसका मैंने आपको ये डिफरेंस बना के लिख दिया, यही कर ले, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स को फेवर करता है, या तो उनको ओपन करता है या तो उनको क्लोज करवा रहा है, तो मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है। ये तो सिर्फ यही काम करवा रहा है ना कि आयन चैनल्स को ओपन करेगा, फिर एक्शन जनरेट करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, पर नहीं, ये ओपनिंग ऑफ ये चैनल्स वगैरह भी करवाता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस भी करवाता है, जीन की एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन भी करवाता है और रिसेप्टर्स को क्लोज या उनके मतलब ज़्यादा या कम को भी करता है। अब जो हमने ये वाली एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी देखे थे ना हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स कि एक कुछ आके हमारे पास एक्साइटेशन करवाते हैं, उनको देखते हैं फिनोमेना होते कैसे हैं हमारे पास। ये देखें, अगर हमारे पास है ना इसमें सबसे पहले हम अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखें ना तो हमारे पास नॉर्मली होता है -65 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, अब हम लोग देखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने देखिए कंसंट्रेशन डिफरेंस कैसे है कि सबसे पहले हमने अगर ये एक बनाया है कोई सेल वगैरह है कुछ भी, उसमें हमने ये रिसेप्टर लगाया है जो सोडियम का है। ठीक है, इसने क्या करना है, सोडियम का वैसे तो हमारे पास क्या होता है
जब सोडियम ने बाहर कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये मूव कहाँ से करेगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन ही मूव करेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये जहाँ ज़्यादा है वहाँ से हम लोगों ने अंदर इसकी मूवमेंट शो करवाई है। बाहर इसकी वैल्यू है 142, अंदर है 14। तो फिर और हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -65। तो जब अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम आई जा रहा है, फिर हमारे पास एक नर्स्ट पोटेंशियल जनरेट होगा। नर्स्ट पोटेंशियल क्या होता है कि सोडियम की अमाउंट को स्टेबल करना कि ठीक है। नर्स्ट पोटेंशियल की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें ना तो हमारे पास होती है कि द पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन डेट एग्जैक्टली अपोजेस द डिफ्यूजन ऑफ जो हमारे पास आइंस वगैरह होते हैं या पर्टिकुलर आइन थ्रू द मेम्ब्रेन, कि जो ये इतना ज़्यादा जा रहा है उसको स्टॉप कर लेगा, रोक लेगा कि और ज़्यादा हमारे पास ना आए। ठीक है, वो हमारे पास सोडियम का कितना बनता है, +61 नर्स्ट पोटेंशियल है। इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये द पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन डेट एग्जैक्टली अपोजिट द नेट डिफ्यूजन ऑफ द पर्टिकुलर आइन थ्रू द मेम्ब्रेन इज नॉन एज अ नर्स्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया नर्स्ट पोटेंशियल ऑफ द सोडियम। पर हमारे पास अंदर का जो ये तो नर्स्ट पोटेंशियल है, पर हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तो -65 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा और डिफ्यूज़ होने देगा कि थोड़ा सा सोडियम अंदर आ जाए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास जो सा होता है ना, अगर सोडियम अंदर आ गया है तो ये क्या करवाएगा, यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप्स लगे होते हैं जिनके थ्रू ये क्या करेंगे, थोड़े से सोडियम बाहर हाँ इसमें होता है कि सोडियम पोटाशियम पंप लगे हुए हैं जिसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेबल कर लेंगे। हाँ, वो पता क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आई जा रहे हैं, ये तो हमारे पास नर्स्ट पोटेंशियल इतना क्रिएट हो गया, पर हमारे पास तो हमें ये चाहिए था ना कि जो हमारे पास इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, फिर हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम पंप जनरेट होगा जो अंदर आते हुए सोडियम्स को थोड़ा सा बाहर बैलेंस करवा के अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। ये हमारे पास होता है नर्स्ट पोटेंशियल। और ये हमारे पास हो गया कि इसने क्या करवाया, अच्छा जब सोडियम ज़्यादा अंदर आ गया, अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, जब पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है तो डिपोलराइजेशन हो जाती है, जब डिपोलराइजेशन होगी तो हमारे पास क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी। ये हमने देखा है कि सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से हमारे पास एक्साइटेबिलिटी होगी। फिर हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम का। पोटाशियम हमारे पास इंट्रासेलुलर में बहुत ज़्यादा थे, जब ये हमारे पास इंट्रासेलुलर में ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा से कम की तरफ जाना है तो बहुत ज़्यादा पोटाशियम आउटसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एक नर्स्ट पोटेंशियल इसका क्रिएट होता है जो इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट बाहर जाने से रोकता है, वो हमारे पास होता है -86। पर अब ये भी हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास इधर तो था -65 मिलीवोल्ट, तो इसका मतलब है थोड़ा सा जो है ना सोडियम पोटाशियम पंप लगा होता है, ये दोबारा से अपना ये नर्स्ट पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप लगा देता है। ठीक है, कि थोड़े से पोटाशियम अंदर आ जाएंगे और बाकी सोडियम वगैरह बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कायम रह जाएगा। तो जब हमारे पास सोडियम मतलब पोटाशियम जो पॉजिटिवली चार्ज है ये बहुत ज़्यादा बाहर जाई जा रहा है, तो इसका मतलब है अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हुई जा रही है। नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन है तो हमारे पास इनहिबिशन होती है। एक हमारे पास और इसमें एग्जाम्पल है क्लोराइड की। क्लोराइड जो है ना हमारे पास, ये क्लोराइड पंप के थ्रू इनसाइड मूव करेगा, इसकी कंसंट्रेशन भी आउटसाइड ज़्यादा होती है तो आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा। ठीक है, जब ये आउटसाइड टू इनसाइड मूव किया तो इसके हमारे पास नर्स्ट पोटेंशियल क्या आया, -70। पर ये क्या हुआ, -70 तो हमारा फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ नहीं मिल रहा। ठीक है, पर अब ये ज़्यादा अंदर आई जा रहे थे तो हमारे पास एक क्लोराइड पंप जनरेट हो जाएगा जिसको थोड़े थोड़े बाहर निकाल देगा और अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कर लेगा -65 तक। तो इसलिए हमारे पास और ये भी हमारे पास क्या है, मतलब अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है ना, क्लोराइड आइन नेगेटिव चार्ज होते हैं, अंदर आ जाते हैं तो नेगेटिविटी होती है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और हमारे पास क्या इनहिबिशन। अब हमने देख लिया इनहिबिशन के लिए हमारे पास पोटाशियम है और हमारे पास क्लोराइड है, और एक्साइटेबिलिटी के लिए हमारे पास कौन सा सोडियम है। इसका नर्स्ट पोटेंशियल +61, इसका नर्स्ट पोटेंशियल हमारे पास -68, 86 और इसका -70 मिलीवोल्ट्स। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब इनका प्रॉपर डिफरेंस इस तरह देखें ना तो ये कैसे हो रही है एक्साइटेशन अब अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखें तो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, 65 -65 तक, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाए तो एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, नेगेटिविटी की तरफ जाए तो हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है। और एक्साइटेबिलिटी हमारे पास किसने करवाई थी, सोडियम के इनफ्लक्स ने, और इनहिबिशन किसने करवाई थी, पोटाशियम के ईफ्लक्स ने और क्लोराइड के इनफ्लक्स ने। ठीक हो गया। अब हमें ईफ्लक्स इनफ्लक्स का सारा उनको पता ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक्साइटेशन, इसका फिनोमेना कैसे था, हमारे पास एक्साइटेटरी, हमने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा कि हमारे पास ग्लूटामेट था। अगर वो देख लें तो ग्लूटामेट हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ
उसने क्या किया, यहाँ पे कैल्शियम पंप्स होते हैं, कैल्शियम को नीचे मूव करवाया, तो ये वेजिकल को वो यहाँ पे अटैच करवाता है और एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया तो रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे पास क्या करता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आ जाता है और यहाँ पे आके क्या करता है, सोडियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, ग्लूटामेट ने हमारे पास क्या करना है, इंक्रीज़ द सोडियम परमेबिलिटी। जब सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है हमारे पास डिपोलराइजेशन हो जाती है, डिपोलराइजेशन हुई तो एक्साइटेबिलिटी होगी, हमारे पास हो गया एक्साइटेशन। अब इनहिबिशन में हमारे पास दो तरह से इनहिबिशन हो सकते हैं, एक पोस्ट सिनेप्टिक की, एक प्री सिनेप्टिक की। पहले हम देखते हैं पोस्ट सिनेप्टिक की कैसे है। गैबा हम लोगों ने देखा, गैबा ले लें, यहाँ पे हम लोग डोपामीन ले लें, सीरोटोनिन ले लें, हम कोई भी ले लेना तो हमारे पास ये इनहिबिटरी है न्यूरोट्रांसमीटर। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैल्शियम आयन अंदर आए, उन्होंने आके इसको रिलीज़ करवाया, यहाँ पे रिसेप्टर्स के थ्रू ही अंदर गए। पर इसने गैबा है ना, इनहिबिटरी है, तो इसने सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं करवानी, इसने क्लोराइड की परमेबिलिटी इंक्रीज़ करवाई। क्लोराइड अंदर आए, जब बहुत ज़्यादा क्लोराइड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। हाइपर पोलराइजेशन हुई तो हमारे पास इनहिबिशन हो गई। डिपोलराइजेशन हुई तो हमारे पास ये ऐसे करके बनना था ना ग्राफ, ये ऐसे करके बन गया हमारे पास, ये मैंने ग्राफ की जगह छोड़ी हुई थी। और ये हमारे पास अगर हाइपर पोलराइजेशन होता है तो मतलब ज़्यादा क्लोराइड अंदर आई जाने तो हमारे पास कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये यहीं से ही हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है कि डिपोलराइजेशन तो इसकी हुई नहीं है। एक तो हमारे पास ये तो हमारे पास यहाँ पे था कि क्लोराइड आइन अंदर गई, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का इनहिबिशन है। अब अगर हम लोग प्री साइनेप्टिक का देखें ना, तो प्री साइनेप्टिक में हमारे पास क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं होगा। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे वैसे तो क्या होता है, कैल्शियम आइंस की करवाते हैं ना इनफ्लक्स, कि कैल्शियम आइन जाके वेजिकल्स को मूव करने में, तो यहाँ पे ये कैल्शियम के बजाय क्लोराइड आइन की इनफ्लक्स करवाना शुरू कर दीजिएगा। जब क्लोराइड आइन अंदर आएगा वो तो वैसे ही नेगेटिवली चार्ज है, ये इसको साथ में मूव ही नहीं करवाएगा, तो इसलिए हमारे पास प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन हो जाती है। अब हमारे पास सुमेशन के हम लोगों ने जब ट्रांसमिट करने होते हैं ना, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास उनकी इंटेंसिटी बहुत होनी चाहिए, उनमें ताकत बहुत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ अब कैसे, कि अगर हमारे पास देखो कोई एक बंदा, ज़्यादा सारे बंदे काम कर रहे हैं, ज़्यादा सारे, जब वो ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी प्रोवाइड करें ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, वो तो 1 मिनट में इतनी इंटेंसिटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग काम करें। पर अगर किसी एक बंदे ने काम करना है, कोई ज़्यादा लोग हमारे पास नहीं है, तो एक कैसे करेगा, एक क्या करेगा, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तभी तो जाके उसका काम पूरा होता है ना। इस तरह ही हमारे पास होगी। अब इसमें हमारे पास मिशन में क्या होता है, एक स्पेशल होती है और एक हमारे पास टेम्पोरल होती है। स्पेशल में हमारे पास क्या होता है कि एक न्यूरॉन बॉडी है, हमारे पास नीचे एक जोन है, इसके ऊपर 3 नर्व फाइबर्स आके वर्क करें, तीनों नर्व फाइबर्स ने अपने एक्शन पोटेंशियल दिए, या मतलब सिग्नल ट्रांसमिट किया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया हाई इंटेंसिटी में, ठीक है। पर हमारे पास टेम्पोरल में क्या होते हैं कि एक ही नर्व फाइबर है पर बहुत ज़्यादा काम करे, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुई है। कैसे, ये देखें, ये हमारे पास है, एक ग्राफ बनाए हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल है, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड लेवल की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। तो अगर यहाँ से देखें, ये एक न्यूरॉन ने काम किया, ये दूसरे न्यूरॉन ने काम किया, तीसरे न्यूरॉन ने किया, तब जाके हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। तब जाके हमारे पास ये डिपोलराइजेशन स्टेट हुई है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। पर जब हमारे पास ये करेगा कि एक ही काम कर रहा है, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास इस तरह करके, पहले ये मतलब किया इसने, ये नहीं कर सका, ये एक एक्शन पोटेंशियल आया, फिर दोबारा से जब ये करने की कोशिश करता है, फिर इससे नहीं हुआ, दूसरे एक्शन पोटेंशियल, साथ ही जब तीसरा एक्शन पोटेंशियल आ जाता है नहीं, उसी टाइम एक्टिव होकर अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। इसका इस तरह करके ग्राफ बनेगा कि इसने पहले एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, इससे नहीं हुआ, फिर जब जो सा एक्शन पोटेंशियल आता है नहीं, उसकी मदद से फ़ौरन एक्टिव होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है हमारे पास, ठीक हो गया। और इसने क्या किया, ये तो जैसे एक ने इतना काम किया, दूसरा इतना आ गया, तीसरे ने, इन्होंने तो साथ ही काम कर दिया। ये हमारे पास होती है समेशन के एडिशन, हम लोगों ने इनकी की है। अब अगर इसकी एग्जांपल हम लोग देखें जाए ना, स्पेशल की हमारे पास एग्जांपल होती है, जैसे हम लोग अगर कभी फिंगर को प्रिक करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन फाइबर्स होते हैं, कोई एक पेन फाइबर नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन फाइबर्स होते हैं जो हमारे जाके आगे ब्रेन को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो फ़ौरन हमें पेन का एहसास हो जाता है और फ़ौरन हम लोग अपना हाथ उठा लेते हैं, फ़ौरन काम करते हैं ना, तो इस वजह से हमारे पास ये एग्जाम्पल स्पेशल में आती है। अगर हम लोग अब इसके करैक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टरिस्टिक है फटीग। फटीग हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से हमारे पास कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, उसने आके हमारे पास रैपिड फायरिंग स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। पर ये एक्शन पोटेंशियल आफ्टर मिली सेकेंड पहले तो कम हो जाता है, फिर जो सी होती है ना इसकी इम्पल्स डाई आउट हो जाती है, डाई आउट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं फटीग, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को स्टॉप कर देता है, कि ये बहुत ज़्यादा फायरिंग को स्टॉप कर देता है। फटीग हमारे पास किस काम में हेल्प करती है, जैसे CNS में हमारे पास कोई ओवर एक्साइटेशन हो जाती है या एपिलिप्टिक सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं,
तो ये उसके काम आती है कि हमारे पास उसको रोकती है। अगर हमारे पास फिटीग ना होती तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेशन होती रहती, इम्पल्स जनरेट करती रहती, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता रहता, तो हमारे पास झटके लगना शुरू हो जाते हैं, मिर्गी के जिसको कहते हैं। फिटीग ने हमारे पास अच्छा काम किया है कि जिसको हम लोग कहते हैं नर्व ट्रांसमिशन को, मतलब फिटीग हो गई है कि थक गई है, इसने हमारे पास ये काम करवाया। अब वो कैसे हो सकती थी हमारे पास, या तो वेजिकल्स के थ्रू हो सकती थी, ठीक है, या तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ही सही नहीं था, ये उसको स्टॉप कर दी, या वेजिकल को स्टॉप कर देती है, न्यूरोट्रांसमीटर को स्टॉप कर देती है, या तो यहाँ पे जो रिसेप्टर लगे होते हैं जिनके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आता है, या तो उनको ब्लॉक कर देती है, कुछ कर देती है, या तो आइन चैनल्स जिन्होंने आगे से यहाँ से सोडियम को, या तो सोडियम को करवाना होता है क्योंकि एक्साइटेशन का प्रोसेस है, तो सोडियम की मतलब हमारे पास स्टॉपेज करवा देती है, या तो डीपोलराइजेशन को ही बंद कर देती है। ये हमारे पास होता है फटीग का फिनोमेना। अब हमारे पास है कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है इस पर। पीएच का इफेक्ट ये है कि अगर हम पीएच ज़्यादा कर दें तो हमारे पास अल्कोलोसिस हो जाती है। अल्कोलोसिस जो होती है ना, हमारे पास एक्साइटेशन को फीवर करती है। जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन होती जाएगी तो इसका मतलब है हमारे पास एपिलेप्टिक सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी जब होती है हमारे पास, तो जब नॉर्मल वैसी अगर एपिलेप्सी है तो हमारे पास क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन, या तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और एपिलेप्टिक अटैक हो जाएगा हमें प्रॉपर। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि बस ये याद करना है कि पीएच के ज़्यादा होने से अल्कोलोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन से हमारे पास एपिलेप्टिक सीजर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो गई है। पीएच कम होगी तो एसिडिटी हो जाएगी, या एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडोसिस से हमारे पास क्या होता है कि इनहिबिशन होगी। इनहिबिशन अगर हो गई है ना तो हमारे पास सब कुछ स्टॉप हो गया। न्यूरल एक्टिविटी, हमारे पास डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिल्कुल स्टॉप हो गया। जब बिल्कुल सब कुछ स्टॉप हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है, तो कोमा की स्टेट हो जाती है, ठीक है। कोमा स्टेट हो गया तो ये किन पेशेंट्स में मोस्टली होता है, या तो डायबिटिक पेशेंट में या तो यूरेमिक पेशेंट्स में होता है। ये बस याद रखनी है कि पीएच के कम होने से एसिडिटी से इनहिबिशन हो जाएगी, तो सब कुछ स्टॉप हो गया तो कोमा हो जाएगा और उससे एपिलेप्टिक सीजर्स। अब ऑक्सीजन का इफेक्ट हम लोग क्या देखते हैं, अगर ऑक्सीजन हमारे पास कम है ना तो हमारे पास इनहिबिशन होगा फिर भी। तो सबसे पहले अगर इनहिबिशन कम है तो हमारे पास ब्लड लेवल या ब्लड जो सी होती है ना, फ्लो कम हो गया, हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो गया तो हमारे पास क्या होता है कि ब्रेन को नहीं पहुंच रहा तो हमारे पास पहले फेंटिंग होगी। फेंटिंग के बाद हमारे पास कॉमा स्टेट हो जाती है। अगर ये हमारे पास ज़्यादा देर के लिए रह जाए, 3 to 7 सेकंड्स के लिए, तो हमारे पास फेंटिंग वगैरह हो जाती है। ज़्यादा स्टेट टाइम के लिए रहे तो हमारे पास कॉमा भी हो जाता है। अब ड्रग्स में हमें देखें जो हमारे पास एक्साइटेशन करवाती हैं और कुछ हमारे पास इनहिबिशन करवाती हैं। जो एक्साइटेशन करवाती है ना, उनमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कैफीन है, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को हमारे पास इनको ज़्यादा करवा देती हैं, थ्रेशोल्ड लेवल को कम कर देती हैं। थ्रेशोल्ड लेवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल के। थ्रेशोल्ड हमारे पास इसमें कम होगा, ये कम हो रहा है तो एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, बस ये याद रख लें। एक हमारे पास है स्टायरिकनाइन, पता नहीं कौन सी ड्रग का नाम है। ये हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट ही करवाती है, एक्साइटेटरी इफेक्ट ही करवाती है, एक्शन पोटेंशियल को ज़्यादा ही करवाती है, पर ये किसी और तरीके से करवाती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं ना, हमने तो यहाँ पे क्या किया है कि न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वगैरह को ज़्यादा करवाया है ना, तो थ्रेशोल्ड कम हुआ है, पर इसने क्या करना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट कर देना है। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिट हो गए तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा और एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं सिर्फ उनको इन्होंने कम करना है। ऑब्वियसली फिर एक्साइटेटरी ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास ये एक्साइटेबिलिटी हो जाती है। आगे हमारे पास आता है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक हमारे पास जो से होते हैं इनहिबिटरी वो होते हैं ड्रग्स। ये क्या करवाते हैं, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को ज़्यादा, एक्शन पोटेंशियल को कम करवाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड, तो इन मतलब थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करवाएंगे। -65 to -35 मतलब इंक्रीज़ ही हुआ है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या करता है, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। और ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इनहिबिट कर देते हैं एक्साइटेशन को। एक्साइटेशन इनहिबिट हो जाएगी तो हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है, ये हमारे पास इनहिबिशन में आ जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास सिनेप्टिक डिले। सिनेप्टिक डिले हमारे पास कितने टाइम के लिए होता है, 0.5 मिली वोल्ट के लिए। हमारे पास ये होता है क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सेकंड स्टेप है हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, उन्होंने जाके क्या करवाया, थर्ड स्टेप के वेजिकल को यहाँ से अटैच करवाया। फिर हमारे पास क्या करवाया, फोर्थ स्टेप के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाए ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। फिर हमारे पास अगला स्टेप क्या आता है कि रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो इनको अंदर लेके जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अगर एक्साइटेबिलिटी करवानी है तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। अगर कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो उन्होंने मतलब एक्साइटेटरी वाले ने क्या काम कराना है, सोडियम की इन्फ्लक्स करवानी है। सोडियम इन्फ्लक्स होगी तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और हमारे पास एक्साइटेबिलिटी हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जितना टाइम लगा, ये जितने स्टेप्स हुए थे, इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक डिले। के साइनेप्टिक ट्रांसमिशन हुई है हमारी प्रॉपर प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक, ये हमारे पास 0.5 मिली वोल्ट के लिए होता है। दिस इज नोन एज द साइनेप्टिक डिले। दैट्स इट।